नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का MSP द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम हिंदी ग्रामर की श्रृंखला में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का 5वां युग प्रगतिवादी युग के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोज़ ना देखे हों, जिनमें हमने बारी बारी से भारतेंदु युग, द्वैध युग, छायावादी युग, रहस्यवादी युग डिस्कस किए हुए हैं, तो पहले आप वह वीडियोस देख लें। प्लेलिस्ट में जा कर के हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो भी नए बच्चे हों, जिन्होंने भी सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रगतिवादी युग सन 1936 से 1943 तक माना जाता है। कितने? 1936 से 1943 तक का समय प्रगतिवादी माना जाता है। यह बहुत ही हमारे दैनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युग था। रहस्यवाद की बात आता है, चूँकि एक रहस्यवाद कोई विशेष युग नहीं था, तो हम मान सकते हैं कि छायावाद के बाद का ही युग है प्रगतिवादी युग। ठीक है, चलिए तो हम बारी बारी से इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर प्रगतिवाद क्या था। तो प्रगतिवाद के बारे में कहा जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। ठीक है ना? राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। और यह प्रगतिवाद आया कहाँ से? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से इसकी उपज मानी जाती है। प्रगतिवाद की जो रचना है उसको लिखने का प्रेरणा स्रोत कौन है? मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इन्होंने क्या किया था कि समाज को दो वर्गों में बांटा था, एक तो पूंजीपति वर्ग और एक जो शोषक वर्ग है। पूंजीपति वर्ग में जैसे हमारे आ जाते हैं सभी पूंजीपति व्यक्ति, जैसे साहूकार हुए, सेठ लोग हुए, ठीक है ना, और जमींदार हैं। और बाकी शोषक वर्ग में जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं, नौकर चाकर हैं और मजदूर हैं, किसान हैं, वह एक निम्न वर्ग में आ जाते हैं जिनका शोषण किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से प्रगतिवाद में बाकी लोगों का माना विद्रोह बताया गया है। तो क्या हुआ कि जो पूंजीपति वर्ग थे, तो वह लोगों को क्या करते थे? डरा धमका करके रखते थे। उनसे उनका आदर सम्मान तो दूर, उनको उनकी मेहनताना भी नहीं देते थे। तो हमारे जो कवि थे इस समय के, उन्होंने उनके प्रति अपनी कविताओं के माध्यम से विद्रोह व्यक्त किया। और जो शोषित वर्ग थे, जो मजदूर हैं, जो किसान थे और जो नौकर चाकर थे उनके यहाँ के, तो उनके प्रति अपने सम्मान के भाव, उनका हक दिलाने की उन्होंने बात कही थी। ठीक है, तो उनके प्रति सहानुभूति के भाव व्यक्त किए हैं। इस काल में सामाजिक परिस्थिति का यथावत वर्णन किया गया। यथावत का मतलब जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियाँ थीं, बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, तो उसका बिल्कुल यथातथ्य अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने वर्णन किया। और उन्होंने क्या किया? सामाजिक समानता पर बल दिया कि जो निम्न वर्ग और उच्च वर्ग का जो अंतर समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि हमें सभी को, चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, उनको सभी को समान दृष्टि से देखना है, सभी का समान रूप से सम्मान करना है। तो इस प्रकार से बल दिया। तो आइए हम चलते हैं, इसकी विशेषताएं क्या रहीं, धीरे धीरे देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। पहली विशेषता है शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति। कि प्रगतिवादी कवियों ने किसानों, मजदूरों, नौकरों आदि पर किए जाने वाले पूंजीपतियों एवं साहूकारों के अत्याचारों के प्रति विद्रोह व्यक्त किया। कुछ कविताएं भी लिखी। किस प्रकार की कविताएं लिखी थी? तो चलिए वो पढ़ते हैं कि अबे सुनवे गुलाब। क्या कह रहे हैं कवि उन पूंजीपतियों से? अबे सुनवे गुलाब, भूल मत जो पाई तूने खुशबू रंगे आब। खून चूसा खाद का, डाल पर इठला रहा है। मतलब जो तुमने अपनी उन्नति प्राप्त की है तो खाद से, मतलब यह जो आपके किसान हैं, मजदूर हैं, उनका खून चूस करके, उनके खून पसीने की कमाई
खा खा करके तुम इतने बड़े हो गए और फिर अपना रौब जमा रहे हो। तो उन्होंने किस प्रकार से कहा, अबे सुन वे गुलाब भूल मत जो पाई तूने खुशबू रंग आओ, खून चूसा खाद का डाल पर इठला रहा है। इस प्रकार से उन्होंने शोषकों के प्रति विद्रोह एवं शोषित वर्ग से सहानुभूति के भाव व्यक्त किए हैं। और भी उदाहरण देखते हैं हम, जैसे दूसरा है आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल। आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल। प्रगतिवादी कवियों ने समाज में निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त कर आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल दिया है। क्या कहा कि जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं और उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं उनके अंतर को बिल्कुल समाप्त करने का प्रयास किया है। आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, मतलब उनके सम्मान के रूप से, उनकी स्थिति के रूप से दोनों को समान करने का बल दिया है। तीसरा है नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति के स्वर। जो नारियों का शोषण होता रहा है प्राचीन काल से ही, तो प्रगतिवादी कवियों ने भी अपने कविताओं के माध्यम से उनकी मुक्ति के लिए आवाज़ उठाई है। प्रगतिवादी कवियों ने नारी शोषण के प्रति मुक्ति के स्वर व्यक्त किए हैं। इन्होंने नारी को उपभोग की वस्तु नहीं समझा बल्कि उसे सम्मानजनक स्थान दिया है। ठीक है ना, उन्हें उपभोग की वस्तु नहीं समझा। जिस प्रकार से रीतिकाल में उन्हें नारी को केवल उपभोग की वस्तु समझा जाता था, तो इन्होंने क्या कहा कि प्रगतिवादी जो नारी है वह उपभोग की वस्तु नहीं है, उसे एक सम्मानजनक स्थान देना है हमें समाज में। जैसे उदाहरण देते हुए कि किस प्रकार की कविताएं लिखी कि मुक्त करो नारी को मानव चिरबंदनी नारी को, युग युग की निर्मल धारा से जननी सखी प्यारी को। हमारी जो नारी के रूप हैं वो जननी माँ के रूप में, सखी और जो हमारी प्रिया मतलब भार्या पत्नी के रूप में है। तो ऐसी नारी को मुक्त करो, उसको इज्जत दो। अब है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने समाज में व्याप्त गरीबी, भुखमरी, अकाल, बेरोजगारी आदि पर वास्तविक वर्णन किया हुआ है। मतलब जिस प्रकार से स्थितियां बन रही थी वहाँ समाज में, सेम टू सेम बिल्कुल उसमें कोई फेरबदल किए बिना उनका ज्यों का त्यों वर्णन किया है। किस प्रकार से, उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, श्वान मीन्स होते हैं कुत्ते, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे बिल खाते हैं, जाड़े की ठंडी रातों को माँ के सीने से लिपट बिताते हैं। उन्होंने कहा है कि जो अमीर व्यक्तियों के यहाँ जो कुत्ते वगैरह पले रहते हैं तो उनको तो खाने के लिए दूध भी मिल रहा है और पहनने के लिए वस्त्र भी मिल रहा है, लेकिन वहीं जो गरीब व्यक्ति हैं उनके बच्चे हैं भूखे बिलख रहे हैं। और ठंड की मौसम में, अभी भी जैसे ठंड का ही मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम में जाड़े की ठंडी रातों को माँ के सीने से लिपट बिताते हैं। मतलब ना तो उनके पास खाने के लिए भोजन है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, और ठंड से बचने का कोई साधन भी नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने वास्तविकता का वर्णन किया है। अगला है ईश्वर के प्रति अनास्था। उन्होंने ईश्वर के प्रति अनास्था के भाव व्यक्त किए हैं। किस प्रकार से कि इस काल के कवियों ने ईश्वरीय शक्ति की तुलना में मानवीय शक्ति को अधिक महत्व दिया। जैसे हम मानते हैं कि ईश्वर सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान है, तो इस काल के कवियों ने ईश्वर को सर्वशक्तिमान ना मान करके मनुष्यों की जो शक्ति है, मानवीय शक्ति को अधिक महत्व दिया है और अपने ईश्वर के प्रति अनास्था के भाव व्यक्त किए हैं। ठीक है ना। अगला है, चलिए अब कुछ प्रमुख प्रगतिवादी कवि एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। पहले कवि हैं नागार्जुन। इनकी है युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें। कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनकी रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन, हिल्लोल, जीवन के गान और प्रलय सृजन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है कुकुर मुत्ता। त्रिलोचन। इनकी रचना है धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। इसके अलावा भी और कई सारे कवि हैं, जैसे रांगेय राघव। रांगेय राघव इनकी रचना है शायद
अजय खंडहर और पांचाली, राय के दीपक आदि, इस प्रकार से कुछ रचनाएं हैं। और भी केदारनाथ अग्रवाल भी हैं जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे कवि हैं, तो आप लोग पहले इतने ही अच्छे से याद कर लो, और बाकी अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे लगी। अब चूँकि परीक्षाओं का समय नज़दीक है तो आपके लिए जो प्लेलिस्ट बना दी गई है उसको आप पूरी की पूरी देखें। हमने आपको कंप्लीट ग्रामर जो देने का वादा किया था उसमें लगभग 60% पोर्शन कवर हो चुका है, तो बाकी भी जल्द ही हो जाएगा, वो भी हम शीघ्र ही करेंगे। धन्यवाद।